मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय है मंगल। अब इसमें हम मंगल 1 से 12 घरों में बात नहीं करेंगे, हम इन जनरल मंगल की बात करेंगे। हम बात करेंगे मंगल की हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर में, आसपास की चीज़ों में अच्छा और बुरा मंगल क्या है, अपने रिश्तों से कैसे इसको ठीक रखा जा सकता है, कैसे लोग इसको बिगाड़ देते हैं, कैसे पहचानें कि किसी का मंगल अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इसको मंगल के अच्छे प्रभाव आ रहे हैं या बुरे प्रभाव आ रहे हैं। तो इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह को या आपके जीवन में, आपके पिंड में जो मंगल की एनर्जी है उसको लेके आज बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, यानी कि हमारी आत्मा को सूर्य कहा गया है और सूर्य की जो किरणें हैं उनको मंगल कहा गया है। तो यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है, जब वो ब्रह्मांड में निकला है, सुबह सुबह जब उदय होता है, तो जब तक उसकी किरणें पृथ्वी पर ना पहुँचे, हमारे शरीर को स्पर्श ना करें, हमें सूर्य के होने का आभास नहीं होता। हम सिर्फ दृष्टि से उसको देख सकते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन हम अपने शरीर पे उसको महसूस नहीं कर सकते जब तक कि वो हमारे त्वचा को टच ना करे, हमारे शरीर को स्पर्श ना करे। यानी कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के होने का आभास करवाता है, हमें आत्मा के होने का आभास करवाता है। अब हमारे शरीर में क्या है, क्योंकि हमारे हॉरोस्कोप में मंगल को 3 भाव दिए गए हैं, पहला भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव। तो इन तीनों भावों को भी हम व्यवहार में देखेंगे कि कैसे मंगल के पहले भाव के असर आ रहे हैं, कि तीसरे के आ रहे हैं, कि 8वें के आ रहे हैं। अब मंगल को हमारे लगन का स्वामी भी कहा गया। लगन यानी कि हमारा शरीर। जब बालक का जन्म होता है, जब बालक अपनी माँ के गर्भ में गर्भाधान होता है, उसके बाद बालक का पोषण होता है 9 महीने तक माँ के गर्भ में, बालक का जन्म भी हो जाता है, तब तक भी उसको ये नहीं कहा जाता कि इसका जन्म हो गया है या एक ये जीवित बालक है, जब तक वो बुद्ध की किलकारियाँ लेके और उसके शरीर में मंगल के रक्त का प्रवाह शुरू ना हो जाए। तो जब तक शरीर में रक्त का प्रवाह चलता रहता है, मंगल हमारे शरीर में एक्टिव रहता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर रक्त का प्रवाह बुरा है तो फिर हमें बदमंगल की एनर्जी आती है। अगर रक्त का प्रवाह हमारा अच्छा चल रहा है तो हमें अच्छे मंगल की एनर्जी आती है। जो हमारे शरीर का अच्छा जोश है उसको अच्छा मंगल यानी कि मंगल नेक कहते हैं, और जो हमारे शरीर का गुस्सा है उसको बदमंगल यानी कि खराब वाला मंगल कहते हैं। अब जो अच्छा मंगल है उसके दोस्त अच्छा राहु, अच्छा बुध होते हैं और अच्छा केतु होते हैं, और जो बदमंगल है उसके दोस्त बुरा राहु और बुरा बुध होते हैं। क्योंकि जो हमारा रक्त है वो मंगल का प्रतीक है, और जो बहता है, जिन नाड़ियों में, जिन नसों में बहता है, वो नसें बुध की होती हैं। और मंगल को जो गति प्रदान करता है वो हमेशा राहु करता है, यानी कि अच्छे वाला राहु। और मंगल की गति में यानी कि खून के फ्लो में जो अवरोध पैदा करता है वो बुरा राहु होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी नसों में जमा हुआ वो बुरे राहु का होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मंगल की गति धीमी पड़ जाती है, और जिसका कुप्रभाव हमारे हृदय यानी कि हमारे सूर्य पर पड़ता है, हमारे चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे कि इंसान को स्ट्रोक या हार्ट अटैक की स्थिति बनती है। ये जो अच्छा और बुरा हर ग्रह का जो एक पहलू है, ये लाल किताब की विशेषता है जो किसी भी ज्योतिष की विद्या में अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसी विद्या है जिसमें कि हर ग्रह का अच्छा और बुरा पहलू हर भाव में बताया गया है, जिसको कि हम अपने व्यवहार से या किसी तरह के उपायों से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो मंगल की हैं, तो अब सूर्य की किरणें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। जो भरी दोपहरी की सूर्य की किरणें हैं, अगर वो ज़मीन को यानी कि शुक्र की ज़मीन को तपा रही हैं या हमारी धरती माता को अगर कष्ट दे रही हैं, बहुत जलन पैदा कर रही हैं ज़मीन में, यानी कि शुक्र की ज़मीन खराब हो रही है, तो आप कह सकते हो कि वो बदमंगल की किरणें हैं। तभी जो भरी दोपहरी की किरणें हैं उनको बदमंगल की किरणें कहा जाता है। आपने सुना होगा बहुत बार कि इंसान भरी दोपहरी में, जैसे पुराने समय में होता था कि डंगर ढोर चराने के लिए जब लोग बाहर जाते थे, जंगलों में जाते थे, तो वो कीकर के बेरी के पेड़ के नीचे सो गया और उसको बुरी हवाओं ने जकड़ लिया और उसका दिमाग ख़राब हो गया या वो पागल हो गया। अब ये बुरी हवाएं क्या हैं? ये बदमंगल की बुरी हवाएं हैं, क्योंकि कीकर और बेर के पेड़ जो बदमंगल के वृक्ष हैं, बदमंगल के समय यानी कि भरी दोपहरी में अगर
उसने इस तरह का आशिया बना लिया और उसके ऊपर बुरी हवाओं बद हवाओं का असर हो गया और उसकी बुद्धि यानी कि उसका बुद्ध खराब हो गया। इस तरह से हम इनको जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा प्लैनेट अच्छे समय में अच्छे असर कैसे देगा और बुरे समय में कैसे वही प्लैनेट बुरा होके बुरे असर किस तरह से दे सकता है। अगर इंसान की पत्नी की तबीयत खराब रहती हो या उस इंसान को कमर पाँव पेशाब की यानी कि शुक्र और केतु की अगर दिक्कतें हों तो आप ये मान के चलिए कि उसके मंगल में कुछ ना कुछ दोष आ गया है, यानी कि मंगल बद की तरफ जा रहा है। अब कितना है वो उसकी सीवियरिटी के ऊपर पता चलेगा। किसी इंसान में अगर बद मंगल का गुस्सा आ गया हो तो कहते हैं ना कि भाई ठंड रख, इसको लाओ, इसको ठंडा पानी दो। तो इसका क्या मतलब निकालेंगे हम इसको, यानी कि बद मंगल का इलाज चंद्रमा से होगा, तभी तो हम उसको ठंडा पानी पिला रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और अगर उसको शहद, नींबू या जो शरबत वगैरह डाल के मंगल नेक का शरबत, मंगल नेक का शहद और अच्छे केतु का नींबू डाल के अगर उसको चंद्रमा में यानी कि पानी में डाल के पिलाया जाए तो मंगल बद में बहुत आराम मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है जो हम अपने जीवन में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कोई उपाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा से, अच्छे मंगल से, अच्छे केतु से उसका इलाज हो रहा है, बद मंगल का इलाज हो रहा है। अब आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बहुत तीखे मसाले खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, यानी कि तीखे मसाले क्या, राहु के होते हैं। जंक फूड बद मंगल का खाना है, उससे खराब क्या होगा, आपका पेट जो खुद मंगल है, आपका पेट मंगल होता है, तो खराब हुआ आपका मंगल क्योंकि आपने खाया बद मंगल का खाना, खराब राहु का खाना। अब उससे आपके बृहस्पति की हवा भी खराब हो गई और आपका लिवर यानी कि जो मंगल का प्रतीक है, जो कि आपके अंदर खून यानी कि मंगल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें भी दोष आते हैं, वो भी खराब होता है। अब अगर किसी जातक को व्यापार में मंगल बद के असर आ रहे हों, यानी कि मंगल के बुरे असर आ रहे हों, तो व्यापार मतलब आपका बुध और मंगल बद मतलब मंगल, यानी कि उसका कहीं ना कहीं बुध और मंगल बद का कनेक्शन बन रहा है जिससे कि उसको व्यापार में हानि हो रही है। तो अब बुध क्या हुआ, कन्याएं, मंगल बद यानी कि बेकरी के बिस्कुट। अगर हम कन्याओं को बेकरी के बिस्कुट खिलाएंगे तो क्या मंगल बुध का उपाय नहीं होगा, क्या उस मंगल बुध की युति को आराम नहीं मिलेगा। वो जो कन्याएं उस बेकरी के बिस्कुट्स को खा के अगर मंगल बुध की एनर्जी को आपकी को न्यूट्रलाइज कर देती हैं तो इससे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है, हींग लगी न फटकरी और रंग चोखा होए। अब बात करते हैं एक दो परंपराओं की, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं परंपराओं का वाहक हूँ और परंपराओं पे बहुत मेरी अपनी खोज रहती है। मैं ढूंढता रहता हूँ कहीं पे इंटरनेट पे जो हमारे आचार्य लोग हैं उनसे बात करके कि समझें कि भी हर ग्रह हमारी परंपराओं में कैसे जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रक्षाबंधन पे बहन भाई को राखी बांधती है, अब बहन क्या हो गई, बुध, भाई हो गया मंगल। अब बुध और मंगल इकट्ठे जो एक ही भाव है, जो तीसरा भाव है जिसके कारक हैं, तो तीसरे भाव में बुध और मंगल यानी कि बहन और भाई का त्यौहार रक्षाबंधन। अब इसको आप कनेक्ट करके देखिए, बांधती क्या है, लाल धागा, लाल सूत का धागा, सूत क्या हो गई, बुध की, और लाल रंग उसके अंदर मंगल का हो गया। बांधा कहाँ पे, सज्जे हाथ में, दाएं हाथ की कलाई पे, दाएं हाथ की कलाई पे, यानी कि आपका तीसरा भाव जो आपके टेवे का है, आपकी कुंडली का है, वो आपका दायां हाथ होता है। बांधा किसने, नेक बुध ने, यानी कि आपकी बहन ने। तो उससे आपकी रक्षा होती है क्योंकि तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है। तो आपके अच्छे बुध यानी कि आपकी बहन की आपको एनर्जी मिली जिससे कि आपको एक उसने रक्षा कवच का काम किया। यूं ही थोड़ी परंपराओं में रक्षाबंधन का त्यौहार बना दिया गया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। यूं ही थोड़ी राजा बलि के नाम पे रक्षा सूत्र का विधान रखा गया हमारे शास्त्र में। यह है विज्ञान उसके पीछे का। मित्रों, जब भी मंगल टेवे में खराब हो रहा हो तो कहते हैं कि उसको चंद्रमा की, बृहस्पति की या सूर्य की मदद देनी चाहिए। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ठंडक है, चंद्रमा चांदी है। मंगल खराब होना मतलब गुस्सा, यानी कि गुस्से को ठंडक से ठीक करना। ऐसे ही बृहस्पति, जब मंगल का अनाप शनाप का गुस्सा जिसमें कि ज्ञान ना हो, अगर उसको बृहस्पति की सहायता दे दी जाए, यानी कि बृहस्पति के ज्ञान की सहायता दे दी जाए, तो उस मंगल के अंदर विवेक यानी कि अच्छी बुद्धि आ जाती है। इस वजह से तो कहा गया कि मंगल को अगर उसके मित्र ग्रहों की मदद मिलती रहे तो मंगल सीधा होकर चलता है, मंगल ठीक रहता है। एक और उदाहरण हमारी परंपराओं में, हमारे व्यवहार में या हमारे जीवन में जो पहले हुआ करता था और आज लुप्त हो गया, धर्म भाई का। जो लोग पहले समय में धर्म भाई बनाते थे, चाहे लोगों के 5-5, 6-6 भाई भी हों, लेकिन उसके बाद भी लोग एक धर्म भाई जरूर बनाते थे। अब जो भाई होता है वो सिर्फ मंगल होता है, यानी कि वो मंगल नेक भी हो सकता है, मंगल बद भी हो सकता है, भाई भाई के झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जो धर्म भाई होता है उसके अंदर जो ये धर्म का तड़का लग गया, धर्म मतलब
धर्म मतलब बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति की जो मदद मिल गई उसको, अब वो मंगल कभी भी बद नहीं हो सकता, वो मंगल हमेशा नेक ही रहेगा। ये व्यवस्था धर्म भाई की हमारे शास्त्र ने यूं ही नहीं बनाई थी, और इसी तरह से धर्म बहन की भी व्यवस्था है। दो भाइयों को आपने देखा होगा कि उनमें लड़ाई हो गई, एक दूसरे के सिर फूट गए, लेकिन कभी धर्म भाइयों के लड़ने के कभी किस्से आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। तभी तो मंगल को हमारी रसोई भी कहते हैं। मंगल जो हमारा चूल्हा है, हमारी रसोई है। अब जब दो भाइयों में बंटवारा होता है, एक घर का बंटवारा होता है, विभाजन होता है घर का, तो क्या बंटता है उसमें? टॉयलेट बाथरूम थोड़ी बनते हैं, आपके घर की एंट्रेंस थोड़ी बंटती है, उसमें बंटता है आपके घर का चूल्हा। आपके घर का चूल्हा बंटता है उसमें, क्योंकि सिर्फ रसोई अलग होती है, उसमें मंगल अलग होता है। क्या अलग होता है? मंगल का पराक्रम अलग होता है। अब वो एक घर था, अब उसके दो घर बन गए, और उसमें फ़ायदा कौन उठाए जाते हैं? मंगल के शत्रु ग्रह कौन से? चुगलखोर बुध और चालाक राहु, ये फ़ायदा उठाए जाते हैं उसका। हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार आप धर्म भाई का रिश्ता ना निभा पाएँ या ना बनाना चाहें, लेकिन एक अच्छा दोस्त तो बना सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा दोस्त, जिसको कि हम अपना धर्म भाई मान सकें, और धर्म भाई के रिश्ते में जो बृहस्पति का तड़का लगा के हम मंगल नेक के असर ले सकें। ऐसा तो हम जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इसलिए आपको अपने घर के चूल्हों को नहीं बंटने देना चाहिए, अपने मंगल को नहीं बंटने देना चाहिए, अपनी रसोई को नहीं बंटने देना चाहिए। अपनी रसोई में आप जितनी शुद्धता रखेंगे, उतना ही आपके घर का मंगल नेक होता जाएगा। आपके घर के रहने वाले सभी लोगों का, सभी जातकों का मंगल नेक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी रसोई में शुद्धता रखोगे, न खाने जैसी चीज़ों को अपने घर में नहीं लाओगे, न पीने जैसी पेय पदार्थों को, शराब आदि को नहीं पियोगे, तो आपका मंगल नेक ही रहेगा। चौथे भाव में, आठवें भाव में बैठा हुआ मंगल भी आपको नेक के असर देगा, क्योंकि आपने व्यवहार में मंगल को नेक कर लिया है। और मित्रों, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो टेवा है वो ग्रहफल का होता है, लेकिन आपके घर का वास्तु और आपका व्यवहार जो है वो राशिफल का होता है। तो इसलिए कहते हैं कि राशिफल के ग्रहों के उपाय किए जा सकते हैं। आप अपने व्यवहार से, आप अपने घर के वास्तु से, आपके टेवे में बैठे हुए ग्रह फल के प्लैनेट्स को, ग्रह फल के ग्रहों को भी बदल सकते हो, उनके व्यवहार को बदल सकते हो। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ग्रहफल और राशिफल की आपकी लाइफ में। आपने नोटिस किया होगा मित्रों कि जो शस्त्रधारी सैनिक है, यानी कि हमारे मिलिट्री के लोग हैं, उनको खाकी वर्दी पहनाई जाती है, क्योंकि खाकी वर्दी मंगल नेक की द्योतक है, मंगल नेक का प्रतीक। अब जो हमारा सैनिक है वो मंगल नेक भी हो सकता है, मंगल बद भी हो सकता है, क्योंकि वो मंगल का तो प्रतीक है, पराक्रम का तो प्रतीक है। अब कैसे देखें कि वो मंगल नेक का सैनिक है या मंगल बद का सैनिक है? तो आपने देखा होगा मिलिट्री में जो सैनिक बेचारे युद्ध लड़ते हैं और मारे जाते हैं, उनका क्या होता है? उनका मंगल बद होता है बेचारों का, इसलिए वो मारे जाते हैं। और जो मिलिट्री में बाइज्जत रिटायर होते हैं या अच्छे अच्छे पदों पे आसीन हैं और पूरी अपनी सर्विस पूरी करते हैं, तो वो मंगल नेक वाले लोग होते हैं। जो खिलाड़ी लोग हैं, जो खेलकूद में पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो जीतते हैं, वो मंगल नेक के होते हैं। जिनका पराक्रम अपना फल दिखा देता है, वो मंगल नेक के होते हैं, उनका मंगल अच्छा होता है। अब आपने नोटिस किया होगा मित्रों, दो जीवों को, एक शेर और एक ऊंट, इनमें से एक मंगल नेक का बताया गया लाल किताब के हिसाब से, एक मंगल बद का बताया गया। अब अगर आप शेर को ध्यान से देखो, उसमें पराक्रम तो है ही है, लेकिन उसके जो होंठ हैं, जो नीचे वाला होठ है, अब ऊपर वाला होठ हमारा मंगल नेक का होता है, नीचे वाला होठ हमारा मंगल बद का होता है, ऐसा लाल किताब कहती है। तो जो नीचे वाला होठ जिसका लंबा होगा, यानी कि ऊँट का नीचे वाला होठ आप देखोगे लटकता रहता है, तो वह मंगल बद का जीव है। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में चारों तरफ ऐसे लोग अगर मिलोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके के नीचे के होठ लंबे होंगे, आप देखोगे वो बहुत गुस्सैल होंगे, उनका बुद्ध खराब होगा, क्योंकि उनका मंगल बद हुआ पड़ा है, उनको केतु की समस्याएं होंगी। तो ऐसे हम व्यवहार में मंगल बद और मंगल नेक को पहचानेंगे। अब पहले भाव में बैठा हुआ मंगल अच्छा होता है, क्योंकि पहले भाव की जड़ सूर्य, बृहस्पति आदि से युक्त है। तो जब मंगल को सूर्य और बृहस्पति आदि ग्रहों की सहायता मिल जाए, तो फिर वो मंगल खराब नहीं होता, उस मंगल के अच्छे ही असर आते हैं। अब इसी तरह से 8वें भाव का मंगल बद कहा गया और चौथे भाव का मंगल भी बद कहा गया, लेकिन ये दोनों, चौथे भाव का मंगल और 8वें भाव का मंगल, इनके दोनों के व्यवहार के बद होने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। 8वां भाव शमशान का भाव है, तो वहाँ बैठा हुआ मंगल मृत्यु दोष देता है इंसान को, या मृत्यु के साथ बहुत ज़्यादा संबंध बना के रखता है घर परिवार में, लोगों में, रिश्तों में। लेकिन जो चौथे भाव का मंगल है, वो चौथे भाव की जड़ चंद्रमा की होती है, तो यानी कि वहाँ पे ठंडक है, वहाँ पे माता है, तो
मंगल वहाँ पे क्या पराक्रम दिखाएगा, इसलिए वहाँ पे मंगल नीच का होता है, यानी कि लो पावर होता है। नीच के मंगल का मतलब ये नहीं है कि वो बद्ध है, यानी कि उसके बुरे असर आएंगे, अनलेस एंड अनटिल आप मंगल बद अपना कर लो खुद से। जैसे 10वें भाव का मंगल है, अब 10वां भाव पराक्रम का है, कर्म क्षेत्र का है, तो कर्म क्षेत्र में किसकी ज़रूरत है, मंगल के पराक्रम की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे मंगल को उच्च का कहा गया। अब चौथे भाव में जब घर में मंगल हो, माता के पास मंगल हो, तो उसको क्या पराक्रम दिखाना, वहाँ पे उसको कोई पराक्रम नहीं दिखाना, उसके पराक्रम की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मंगल को लो पावर कहा गया, यानी कि नीच का मंगल कहा गया। अब 12वां भाव जो राहु का होता है, राहु अगर हाथी है तो मंगल महावत है। अगर मंगल 12वें भाव में चला जाता है तो कहते हैं कि राहु कहीं भी कुंडली में बैठा हो कंट्रोल में रहता है, इसलिए 12वें के मंगल के कभी उपाय नहीं किए जाते, उसको एज इट इज़ छोड़ा जाता है, क्योंकि उससे आपका राहु कंट्रोल में रहता है, राहु नियंत्रण में रहता है। ये मेरी पहले की मेरी वीडियो में भी, किसी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि घरों में सामान्यतः जब मंगल कार्य यानी कि शादियां होती हैं तो वो अच्छे मंगल की वजह से होती है, मंगल नेक की वजह से होती हैं, और अगर उस घर में मौत का तांडव हो या मृत्यु का दोष लगाओ तो वो बदमंगल का दोष होता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि शादियों आदि में लोग पुराने समय में जो मिठाई वगैरह बनवाने के लिए, घर में भोजन बनवाने के लिए भट्टियाँ बनवाया करते थे या भट्टी लगवाया करते थे। अब वो भट्टी बनती थी जो लोहे या मिट्टी से बनती थी, और उसको अपने घर में या तो छत पे रख लेते थे या फिर नीचे ज़मीन में गड्ढा करके और वहाँ पे उस भट्टी को स्थापित कर देते थे, और उसमें मिठाइयाँ आदि बनती थी। और बहुत लोग उसको सिर्फ ऐसे ही मिट्टी ढक के दबा देते थे या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कवरिंग करके उसको रख दिया, ताकि उसको फ्यूचर में कभी यूज़ कर लिया जाए, यानी कि फ्यूचर में कभी प्रयोग कर लिया जाए। अब जो हमारे ज़मीन से नीचे की जगह है वो सारी केतु की होती है, हमारी जो नींव होती है वो केतु की होती है। अगर उसमें आप बदमंगल की एनर्जी को दफन कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपके घर का केतु खराब हो जाएगा। अब केतु आपका व्यवहार होता है, तो उस इंसान का व्यवहार खराब हो जाएगा, उसको केतु की बीमारियां लग जाएंगी, पुत्र संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी। तो कभी भी मित्रों ये भूल ना करें कि बदमंगल की किसी भी प्रकार की एनर्जी भट्टी आदि के रूप में और ज़मीन से नीचे किसी तरह का चूल्हा बनाने में अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में बदमंगल की एनर्जी का निवास हो चुका है और उसके दुष्परिणाम आने की देर है। मित्रों, अगर शादी ब्याह में जूते चुराने की रस्म में भी ग्रह छुपे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि ग्रह आपके जीवन का हर पहलू प्रभावित करते हैं। अब जो जूते चप्पल बुरे केतु के होते हैं और जो मंगल कार्य है वो मंगल का है, तो उसमें दूल्हे से बुरे केतु को इंटेंशनली एक रस्म के तहत दूर किया जाता है। बुरे केतु की एनर्जी को दूल्हे से एक रस्म के तहत दूर किया जाता है ताकि वहाँ पे मंगल नेक की एनर्जी को रिस्टोर किया जा सके। और दूर कौन करता है? बुध, यानी कि उस दूल्हे की सालियाँ। तो वहाँ भी ग्रहों का खेल है। शादियों में जो हम मिठाई यानी कि मंगल की मिठाई को अगर स्टोर करने के लिए जो भंडारण गृह बनाते हैं वहाँ पे भी तो जूते चप्पल ले जाना मनाही है, क्योंकि जूते चप्पल बुरे केतु के प्रतीक होते हैं। और यही कारण है आपको रसोई में जूते चप्पल नहीं लेके जाने, क्योंकि वो बुरे केतु का प्रतीक है, रसोई आपके मंगल नेक का प्रतीक है। तो ये है ग्रहों का और कायनात का खेल, जो कि आपके जीवन के अच्छे और बुरे पहलुओं को निर्धारित करता है, चाहे आपके टेवे में प्लैनेट कहीं भी बैठा हो। और ये मैं अपनी पहले की बहुत वीडियोस में इस चीज़ों को बता चुका हूँ। मैंने एक रसोई घर की वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो इससे ये तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा स्वभाव या व्यवहार है वो अच्छे केतु का प्रतीक है, यानी कि बुरा स्वभाव या बुरा व्यवहार बुरे केतु का प्रतीक हुआ। आप लोगों ने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देख मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठा लियो, ऐसे मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, या इसको मेरी कमज़ोरी मत समझना। अब इस लाइन से आप क्या रीड करते हो? मुझे तो इस लाइन से यही समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में केतु और मंगल दोनों का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा केतु भी हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मंगल भी हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इन दोनों का बैलेंस एक अच्छे टेवे की निशानी होती है। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। भाई हाँ, वो बात सही है कि साउथ फेसिंग मकान मंगल बद का मकान होता है, और अगर उस घर में मंगल बद का बालक या बालिका कोई पैदा हो जाए, खासतौर पे बालक पुत्र संतान अगर पैदा हो जाए, तो उस घर में बर्बादियों का दौर शुरू हो जाता है, ऐसा लाल किताब कहती है। अब ऐसे मैंने बहुत परिवार देखे हैं जो साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, लेकिन उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में जो सूर्य का व्यवहार है वो उन्होंने अच्छा कर रखा है, सूर्य की परंपराओं में रह रहे हैं, तो मंगल
बद की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती और सौभाग्य से ऐसी कोई संतान भी नहीं पैदा हुई कि जो मंगल बद की संतान हो या जिसका मंगल 8वें भाव का हो, जिसकी वजह से कि इस प्रकार के दुष्परिणाम आते हों। लेकिन उसके पड़ोस में ही एक ऐसा घर है जिसमें मंगल बद की संतान है, उस परिवार को बहुत समय से बुरे दौर का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी देखने में आया है। तो ये था मित्रों, मंगल को लेके हमारे जीवन में किस तरह के अच्छे और बुरे प्रभावों को हम पहचानें और किस तरह से उनको सुधारें, किस तरह से उनकी बुरी एनर्जी से बचें और अच्छी एनर्जी का संग करें। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो उसके बारे में बताइएगा। अगर आपको कुछ और इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय सिया राम।